हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज हम सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी आ चुका है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है जाके पार्ट 1 देखो। ठीक है, तो दिस इज पार्ट 2। इसको आज हम पूरा फिनिश कर लेंगे और ये चैप्टर आज हमारा जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे भाई हम, है ना। रशियन रिवॉल्यूशन, भाई रशिया में जो क्रांति हुई, जो रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो क्या हो रहा था रशिया में, देखते हैं। द इवेंट्स फ्रॉम द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917 to socialist capture of power in Russia in October 1917 are called the Russian Revolution। टफ लग रहा है, मैं बताती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। क्या, फेब्रुवरी 1917 से अक्टूबर 1917 तक जो इवेंट्स हुए हैं, है ना, जो भी इवेंट्स हुए हैं इस टाइम पीरियड के बीच में, जो भी इवेंट्स हुए हैं इस टाइम पीरियड के बीच में, कि जो मोनार्की है उसका फॉल हुआ और सोशलिस्ट जो हैं वो आए। तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ है, ये जो इवेंट्स हुए हैं, इस सब को हम मिला के कहते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो फरवरी 1917 से अक्टूबर 1917 तक ही जो इस टाइम पीरियड के बीच में इवेंट्स हुए हैं, पहले मोनार्की थी, पहले राजा रूल कर रहा था, अब वो हटके सोशलिज्म जो आ रही थी, सोशलिस्ट लोग जो आ रहे थे, उस पूरे कोर्स को, उस पूरी प्रोसेस को, उन सारे इवेंट्स को हम टुगेदर बोलते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ओके। नाउ अब भाई हम रशियन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, जो वाज इन 1914। ठीक है, तो 1914 में सार निकोलस सेकंड जो है वो रूल कर रहा था रशिया के ऊपर। ठीक है, तो रशियन एम्पायर जो था वो कितना हुआ करता था, आज का जो फिनलैंड है, आज का जो फिनलैंड है, लातविया है, लिथुनिया है, एस्टोनिया है, पोलैंड के कुछ पार्ट, यूक्रेन, बेलारूस, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और मॉस्को के बाहर की टेरिटरी, ये सारे सब कुछ मिला के जो है रशिया माना जाता था। मतलब ये पार्ट्स भी जो है रशिया में आता था। ठीक है, तो आज के ये अलग अलग हो गए हैं ये, पर ये सब भी पहले रशिया में आता था। ठीक है, ये सब जो है रशियन एम्पायर कहलाए जाते थे। ठीक है, द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ठीक है, जो मेजॉरिटी रिलीजन थी, जो वहां पर रिलीजन जो सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते थे, मेजर लोग जो मेजॉरिटी थी जो, वो कौन की थी, किस रिलीजन की थी, वो थी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स बेटा वो होते हैं जो जिनकी सोच चेंज नहीं होती, है ना। जैसे लड़की है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की ऐसी सोच है कि लड़की पैदा हुई है, वो घर संभालेगी, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको उसकी सिर्फ शादी करनी है, तो ये एक ऑर्थोडॉक्स सोच है। ठीक है, तो ऐसी सोच वाले जो अपनी सोच चेंज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी रिलीजन क्या थी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वहां पे मेजॉरिटी में थी। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे भाई इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी रशिया की। ठीक है, इकोनॉमी मतलब पैसे से रिलेटेड। ठीक है, इकोनॉमी कैसी चलती थी वहां पे, कैसा कैसा सिस्टम था। ठीक है, और सोसाइटी, भाई कैसी सोसाइटी, सोसाइटी तो सोसाइटी होती, वी लिव इन अ सोसाइटी, भाई हमारे आसपास के लोग क्या हैं, कैसी सोच है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, सोसाइटी। ठीक है, सो वेयर वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, है ना, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी। Okay, so about 85% of the Russian population practiced agriculture. ठीक है, 85% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे बेटा। यहाँ पे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। तो रशिया की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, कैसे वहां पे थी, एग्रीकल्चरलिस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे 85 भाई 85% लोग जो है एग्रीकल्चर जो है वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल्टीवेटर सब भाई वो खुद के लिए भी कमाते थे, प्रोड्यूस करते थे, और मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे। तो एग्रीकल्चरिस्ट जो है, जो खेती कर रहा है, जो फार्मर है, जो कल्टीवेटर है, तो वो जो सामान उगाएगा, जो भी प्रोडक्ट्स जो है वो उगाएगा, जो खेती करेगा, तो वो खुद के लिए तो करता ही करता था, वो मार्केट के लिए भी करता था। ठीक है,
इंडस्ट्रीज जो है वो कुछ ही थी, इंडस्ट्रीज यहाँ पे उस टाइम पे ज्यादा नहीं थी, ठीक है। हम यहाँ पे अब यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है भाई कि क्या ज्यादा है, एग्रीकल्चर ज्यादा यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है और इंडस्ट्रीज जो है वो कम थी, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को वर द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया, सिर्फ 2 इंडस्ट्रियल एरियाज थे। इंपॉर्टेंट है भैया, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये 2 जगह के नाम बढ़िया अच्छे से कर लेना यार। तो ये 2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे, सिर्फ यहीं पे जो थी इंडस्ट्रीज थी और कहीं ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, ये 2 प्रोमिनेंट एरिया थे, ठीक है। 1890s में भाई क्या होता है, तो many factories were set up when the Russian railway network was extended, ठीक है। तो 1890 में क्या हुआ, जब रेलवे बढ़ने लगा। भाई क्या होता है बेटा, जब ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो जाता है ना, आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, अगर कम्युनिकेशन जो है फैसिलिटी अच्छी है, तो आप डेवलप भी बहुत तेजी से करते हो, ठीक है। अब भाई जैसे मान लो मैं एक गांव के एरिया में रहती हूँ, ठीक है, अब मैं एक ही खेती वेती कुछ कुछ कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरे गांव में अब मान लो अगर कोई रेलवे से कनेक्शन हो जाए या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए उसी के थ्रू, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगी, मैं सोचूंगी ना कि भाई चलो कोई शॉप खोल लेती हूँ। अब वहां मैंने शॉप खोली, ठीक है, तो अब भाई वहां से मैं अगर मुझे कोई सामान लेके आना, तो मैं कोई इजी कनेक्टिविटी हो गई, मैं रेलवे में ट्रेन में बैठूंगी, फटाफट भाई अपनी बड़ी कोई शहर पहुंच जाऊंगी, वहां से मैं अपना क्या कोई जो भी सामान मुझे बेचना है वो ले आऊंगी और अपनी शॉप खोल लूंगी। तो क्या इजी हो जाता है ना, इजी हो जाता है, आपको कोई भी बिजनेस करना है ना, तो इजी हो जाता। तो क्या हुआ, जब रेलवे का नेटवर्क बढ़ा, कनेक्टिविटी बढ़ी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा था, इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही थी, लोग ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाने लगे थे, ठीक है, फैक्ट्रीज ज्यादा आने लगी थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज, भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा था, बाहर के लोग भी आके इंडस्ट्रीज में पैसा लगा रहे थे, ठीक है। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल, कोल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया था, डबल हो गया था। भाई कोल तो चाहिए भाई, है ना, कोल तो उनको चाहिए, है ना, तो उसका प्रोडक्शन था वो बढ़ गया था, आयरन और स्टील का आउटपुट भी बढ़ गया था, तेजी से सारी चीजें जो है बढ़ रही थी, ठीक है। उसके बाद Government supervised large factories for ensuring minimum wages and limited hours of work. अब गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट उस टाइम पे सुपरवाइज करती थी कि जो फैक्ट्रीज हैं उसमें क्या हो रहा है, फॉर इंश्योरिंग मिनिमम वेजेस, कि कम से कम जो है वेज देना पड़े, है ना, वेज कम से कम जाए और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क हो, है ना। तो ये जो है गवर्नमेंट सुपरवाइज कर रही थी, ठीक है। लार्ज फैक्ट्रीज को कर रही थी बेटा सुपरवाइज, है ना, लार्ज फैक्ट्रीज को ये सुपरवाइज कर रही थी कि मिनिमम जो कम से कम वेज है वो देना चाहिए, वो जा रहा है, और लिमिटेड आवर्स, जितना घंटे काम कराना चाहिए उतने घंटे काम हो रहा है या नहीं, ठीक है। द वर्किंग आवर फॉर द क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स वाज 15 आवर्स। अब जो क्राफ्ट वाली यूनिट्स थी, जहां पे क्राफ्ट का कुछ रिलेटेड काम होता था, छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी, वहां पे वर्किंग आवर्स कितने थे, 15 आवर्स। भाई वहां आपको 15 घंटे काम करना है, और फैक्ट्री के वर्किंग आवर्स कितने थे, 10 से 12 आवर्स, ठीक है। तो भाई ये ऐसा जो है डिफरेंस बना के रखा था कि क्राफ्ट और स्मॉल वर्कशॉप्स को है 15 घंटे जो है काम करना है, और फैक्ट्री वाले लोगों को कितना करना है, 10 से 12 घंटे करना है, ठीक है। विमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर। भाई विमेन भी फैक्ट्री जाती थी यहाँ पे काम करने, ठीक है, तो 31% जो है विमेन काम करती थी यहाँ पे, 31% विमेन यहाँ पे आके लेबर का काम कर रही थी, ठीक है। 1914 तक अगर हम देखें तो 31% विमेन यहाँ पे काम कर रही थी, बट दे वर पेड, उनको इक्वली पे नहीं किया जाता था, या तो उनको 3/4 या तो उनको हाफ पेमेंट दी जाती थी अकॉर्डिंग टू मेन। मतलब जितना मेन को दिया जा रहा है उसका या तो 3/4 दिया जाएगा या तो हाफ दिया जाएगा। तो अगर देखे तो भैया ये तो गलत बात है, काम तो कर रही है वो, तो तुम्हें इक्वली पेमेंट देनी चाहिए वैसे, बट ये चीज गलत थी। तो ऐसा वुमेन के साथ होता था। Workers associations were formed for helping members।
क्या हुआ, वर्कर्स के एसोसिएशंस बने हुए थे, ठीक है, वर्कर्स लोग जो है आपस में मिलके एसोसिएशंस बना लिए थे ताकि क्या कर सके, ताकि मेंबर्स को हेल्प कर सके, ठीक है, मेंबर्स को हेल्प कर सके। अगर भाई कोई मेंबर है, जैसे एसोसिएशन है, उसके अगर किसी मेंबर को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई है ना, या फिर भैया कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, तो उसको हेल्प करने के लिए जो है ये एसोसिएशंस बनाए गए थे। ओके, अब 1896 से 97 तक क्या हुआ, वर्कर स्ट्राइक इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, ठीक है भाई। 1902 में क्या हुआ, 1902 में मेटल इंडस्ट्री में उन्होंने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, वर्कर्स ने पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्ट्राइक की, उसके बाद कहा कि मेटल इंडस्ट्री में उन्होंने स्ट्राइक की। द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज। अब देखो, हर देश का अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, जिनके पास भाई ज्यादा लैंड होता है, ठीक है, तो भाई ऐसे लोग हुआ करते थे, जो राजा हैं, है ना, जो राजा हैं, जो चर्च वाले, जो क्लेर्जी लोग हैं, तो उनके पास ज्यादा पैसा हुआ करता था, ज्यादा पैसा तो ज्यादा पावर, तो ऐसा माना जाता था भैया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि जो क्राउन और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च होते थे, उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टीज होती थी, ठीक है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। पीजेंट्स डिसलाइक द नोबिलिटी। अब भैया पीजेंट्स को नहीं पसंद था, क्योंकि जो नोबिलिटी लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पर्क्स मिलती हैं भाई, कि उनको ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है ना, और इक्वालिटी नहीं देखने को मिलती। तो जो पीजेंट क्लास थी भैया, उनको पसंद नहीं थे नोबल क्लास, ठीक है, तो उनको, वो नोबल्स को पसंद नहीं करते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द सार। अब भाई नोबल्स को क्यों मिलते थे अच्छे पर्क्स और ये सब, क्योंकि वो जो सार कौन है, किंग है यहाँ पे, ठीक है, वो अभी रूल कर रहा है, तो भाई वो सर्विसेज देते थे सार को, ठीक है, भाई कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो जो नोबल्स हैं वो सार की सर्विस करते थे भैया, तो उनको क्या है, उनको ज्यादा पावर दी जाती थी, ठीक है, तो उनको कैसे पावर मिलती थी, क्योंकि वो सार के लिए सर्विस करते थे। ओके, 1902 से 05 तक, 1902 से 05 तक इन रशिया क्या हुआ, Peasants wanted the land of the nobles to be given to them. लोगों ने क्या मांग की, पीजेंट्स ने क्या मांग की, कि उन्हें क्या चाहिए है, उन्हें जो नोबल्स का लैंड है वो चाहिए है, वो बोले कि उनका लैंड हमें दो, है ना, उनकी जो जमीन है वो हमें दे दो। They refused to pay the rent and also murdered the landlords. उन्होंने कहा कि भाई हम रेंट नहीं देंगे अब, और वो लैंडलॉर्ड्स को मर्डर भी करने लगे। तो ऐसा हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। Peasants in Russia pooled their land together. और क्या किया उन्होंने, जो पीजेंट्स थे उन्होंने अपना अपना लैंड जो है साथ में ले आए, वो उन्होंने पूल कर लिया, उस लैंड को एक साथ कर लिया, और क्या करने लगे, वो कम्यून, मीर वाज डिवाइडेड इन अकॉर्डेंस टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली, वो साथ में खेती करने लगी, ठीक है। वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे लोग मिलके इकट्ठा जो है लैंड इकट्ठा कर लेते थे, वो साथ में खेती करने लगे, और जो कम्यून था, जो भी होता था, जो भी प्रोडक्ट उसको उनको रिसीव होता था, वो इक्वली डिवाइड कर लेते थे उसको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। भाई इक्वली नहीं करते थे, इक्वली नहीं करते थे उसको, कैसे, इक्विटी, एक होता है बेटा, देखो, एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी, ठीक है। इक्वालिटी मतलब आपको अगर नीड नहीं भी है तो भी आपको वो चीज मिलेगी। इक्विटी वो चीज हो जाती है कि जहां पे अगर इफ आई नीड 1 रोटी तो मुझे 1 रोटी दी जाए, और अगर किसी को 2 रोटी की जरूरत है तो उसको 2 रोटी दी जाए, तो दैट विल बी इक्विटी, है ना। तो कैसी, नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज की नीड के अकॉर्डिंग जो है बांटा जाता था। कैसे कि भाई अगर किसी फैमिली को ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत है तो उसको ज्यादा दिया जाएगा, अगर किसी फैमिली को कम की जरूरत है तो उसको कम दिया जाएगा, तो वो ऐसे जो है उसको डिवाइड कर लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई रशिया में सोशलिज्म की चीजें, सोशलिज्म इन रशिया, सोशलिज्म को हम रशिया में देखेंगे। तो बिफोर 1914 के पहले सारे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे फॉर्म करना लीगल नहीं था। भाई राजा रूल कर रहा, राजा क्यों चाहेगा कि भाई हमारे राज्य में पॉलिटिकल पार्टीज आए, हमारे अगेंस्ट खड़े हों, हमारे अगेंस्ट बोले, वो क्यों चाहेगा, तो उनको इलीगल बना के रखा था, ठीक है। तो 1914 के पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या थी, इलीगल थी रशिया में,
ठीक है, इलीगल थी रशिया में। इन 1898 द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टीज वाज फाउंडेड व्हिच ऑपरेटेड इलीगली ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। अब 1914 में तो पार्टीज भैया उसके पहले इलीगल थी, बट फिर भी बनाई, लोग नहीं मानते हैं, इलीगल काम उन्हें करना है, बट फिर भी उन्होंने 1898 में क्या किया, एक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ना अच्छे से नोट कर लेना, ओके, ये बनाई, ये पार्टी फॉर्म की, और इसको वो इलीगली ऑपरेट भी कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज निकाल के रखी थी कि वो उनको भैया उनको मारपीट करते, भाई कि तुम क्यों इलीगल काम कर रहे हो, क्यों पार्टीज बना रहे हो, तो उन्होंने फिर भी पार्टी बना, उसको इलीगली वो ऑपरेट कर रहे थे। इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स। अब वो पार्टी क्या क्या करती थी, उसने एक न्यूज़पेपर भैया लाना चालू किया कि भाई वो न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर क्यों, क्योंकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ठीक है, हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमें उस एड को देख के भाई पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको हमें लेना चाहिए, तो वो एड हमें क्या करता है, वो एड हमें इन्फ्लुएंस करता है। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर्स क्यों लाए जाते थे, न्यूज़पेपर्स लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, भाई उस टाइम पे ऐसी टीवी वीवी तो चलती नहीं थी, है ना, तो न्यूज़पेपर्स लोग पढ़ते थे, कैफेज में, शॉप्स में, क्लब्स में, है ना, बैठ के ऐसे साथ में बैठ के न्यूज़पेपर वो पढ़ा करते थे, तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए न्यूज़पेपर बहुत फेमस हुआ करते थे, ठीक है। तो उन्होंने भाई न्यूज़पेपर सेटअप किए, वर्कर्स को भैया बोला कि मोबिलाइज हो, फैलाओ भाई चीजें, आप लोगों को जागरूक करो, इन्फ्लुएंस करो, तो वर्कर्स को मोबिलाइज किया और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करने लगे वो, ठीक है। 1900 में क्या हुआ, एक्टिव सोशलिस्ट इन द कंट्री साइड फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब 1900 में एक और पार्टी, जो एक्टिव सोशलिस्ट लोग थे, है ना, उन्होंने एक और पार्टी फॉर्म की, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। तो ये पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं, ओके। अब द पार्टी डिमांडेड, अब भाई पार्टी क्या डिमांड कर रही थी, वो डिमांड कर रही थी पीजेंट की राइट्स को, ठीक है, पीजेंट की राइट्स को डिमांड कर रही थी। वो डिमांड कर रही थी कि जो नोबल्स का जो लैंड है उसको पीजेंट्स को दे जाना चाहिए, उनको ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। व्लादिमीर लेनिन लेड द बोल्शेविक ग्रुप and believed that in a repressive society the party should be disciplined and should control the number and quality of its members। व्लादिमीर लेनिन जो थे वो बोल्शेविक ग्रुप था एक, उसके लीडर थे, उसको लेड करते थे, ठीक है। और उनका क्या बिलीफ था, वो बिलीव करते थे कि सोसाइटी में ना डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, सोसाइटी में जो पार्टी है वो डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन में रहनी चाहिए, और एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पार्टी है तो सभी लोगों को उसमें ठूस लो, सभी लोगों को उस पार्टी में घुसने दो, नहीं, आपको पार्टी का नंबर और पार्टी के मेंबर्स की क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए कि भाई जो अच्छे मेंबर्स हैं, जिनमें अच्छी क्वालिटीज हैं, आप सिर्फ उन्हीं को पार्टी में आने दो। तो सबको ऐसा नहीं बोल के रखा था कि एवरीवन कैन जंप इनटू द पार्टी, नो, ठीक है। तो ये किसका मानना था, ये व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक ग्रुप के लीड करते थे, उनका ये मानना था, ठीक है। और जो दूसरे सोशलिस्ट ग्रुप्स हुआ करते थे जिनको हम मेंशेविक्स कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें भाई दो ग्रुप्स देखने को मिले, बोल्शेविक और मेंशेविक, ठीक है। तो मेंशेविक ग्रुप वाले क्या कहते थे कि भाई आप सबका स्वागत है ना, वो सबको पार्टी में एंट्री देते थे, ठीक है। तो ये होता था। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एक इंसिडेंट के बारे में, दैट इज ब्लडी संडे, ओके। तो क्या है ब्लडी संडे, कुछ संडे को कुछ हुआ होगा, है ना, तो इसलिए उसका नाम रख दिया ब्लडी संडे। और ब्लडी है तो मतलब कुछ खून खराबा हुआ होगा, ठीक है। तो ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वुंडेड। क्यों मारे गए? When the procession of workers near Winter Palace was attacked by police। कुछ वर्कर्स ने भैया मार्च निकाल दी थी, ठीक है, प्रोसेशन निकाल दिया था, मार्च निकाल दी थी। तो कितने, उन प्रोसेशन को, उस मार्च को पुलिस ने अटैक किया था, ठीक है। और मार्च कहाँ निकाली थी? विंटर पैलेस के पास उन्होंने मार्च निकाली, प्रोसेशन निकाला और पुलिस ने उनको अटैक किया। तो करीबन 100 वर्कर्स की डेथ हुई थी और 300 वर्कर्स जो हैं वुंडेड, घायल हो गए थे,
ओके, दिस इंसिडेंट इज नोन एज ब्लडी संडे। तो इस इंसिडेंट को हम ब्लडी संडे कहते हैं। इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। और ये ब्लडी संडे जो है, इससे जो है इवेंट स्टार्ट होते हैं जिसकी वजह से रशियन रिवॉल्यूशन आया, है ना, जिसकी वजह से रशियन रिवॉल्यूशन जो है आया। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो 1905 में जो है रिवॉल्यूशन वाली चीज आ गई थी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए कि लोग क्रांति पे उतर आए थे कि उनको करना ही करना है क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ वॉज द रशियन सोसाइटी सोशलाइज्ड। अब हम भैया ये देखेंगे तो कैसे सोशलाइज हुई रशियन सोसाइटी, क्या क्या चीजें हुई। तो बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप पब्लिक हेल्थ केयर, भाई चीप पब्लिक हेल्थ केयर अवेलेबल कराया गया कि लोगों को हेल्थ के मामले में भी अच्छी फैसिलिटीज मिल पाए। ठीक है, तो चीप और अच्छे सस्ते से दाम में उनको हेल्थ फैसिलिटी दी जाने लगी। क्रैचेस वर एस्टैब्लिश्ड इन द फैक्ट्रीज। भाई क्रैचेस क्या होते हैं, क्रैचेस ऐसी चीजें होती हैं भाई कि जैसे मान लो कि कोई मदर है, उसके कोई बच्चे हैं। ठीक है, मान लो उसका कोई बच्चा है। ठीक है, अब उसको फैक्ट्री में जाना है काम करने, तो उसके बच्चे को कौन पालेगा, तो क्रैचेस में वो अपने बच्चे को छोड़ सकती है, वहां पे उन लोग उसकी देख रेख करेंगे और वो अपना जो है अपना फैक्ट्री में काम करेगी। तो फैक्ट्रीज में जो है ये क्रैचेस को उनको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, टू व्हाट, टू पालना एंड पोसना फॉर देयर चाइल्ड। ओके, मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स फॉर द वर्कर्स। ठीक है, मॉडर्न है बेटा, ये मॉडर्न है। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी के क्वार्टर्स बनाए गए वर्कर्स के लिए, उनके लिए भाई रहने के लिए अच्छी क्वालिटी के क्वार्टर्स बनाए गए। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो भाई स्कूलिंग सिस्टम अच्छा किया गया, एक्सटेंड किया गया कि भाई स्कूलिंग भी अच्छी हो। ठीक है, और क्या किया गया, और यूनिवर्सिटीज बनाई गई। ठीक है, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे तो एजुकेशन के लिए भी उन्होंने काम किया। ओके, सेंट्रल प्लानिंग, बिगिनिंग ऑफ 5 ईयर प्लान्स। भाई सेंट्रल प्लानिंग की जाने लगी। ठीक है, सेंट्रल प्लानिंग क्या होती है कि एक जगह पे सोचा जा रहा है और उस जगह पे मतलब ऐसा प्लान किया जा रहा है कि एक जगह से ही सारी चीजें कनेक्टेड हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए काम करती है ना, तो सेंट्रल है वो। ठीक है, तो एक सेंट्रली प्लानिंग किया जा रहा था कि भाई सारे देश को सबको इक्वली जो है बेनिफिट मिल सके। और क्या 5 ईयर प्लान यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे, 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गए थे। भाई 5 ईयर प्लान पूरी 5 साल में क्या उन्हें करना है, क्या नहीं करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या उनका प्लान है इस 5 साल में डेवलप करने के लिए, ये जो है स्टार्ट किया गया था। कलेक्टिव फार्मिंग होने लगी थी। अब कलेक्टिव फार्मिंग क्या होती है बेटा, कि लोग ना इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, एक साथ मिलके फार्मिंग करते हैं। ओके, दैट इज कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, तो ये हो रहा था। और अब हम बात करेंगे 1905 के रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सब रशिया में हो रहा है बेटा। ठीक है, सब रशिया में हो रहा है। लिबरल्स इन रशिया वांटेड द एबॉलिशन ऑफ ऑटोक्रेसी ऑफ जार। अब भाई जो लिबरल्स थे, जो चाहते थे फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की, फ्रीडम फ्रॉम कि भाई किंग का रूल खत्म हो वहां पे, तो वो क्या चाह रहे थे कि जो ऑटोक्रेसी चल रही है सार की, जो इसका राज चल रहा है वो खत्म हो, वो क्या हो, वो खत्म हो। 1905 liberals and the social democrats and the socialist revolutionary along with the peasants and the workers revolted for a constitution। तो किसने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिवोल्ट किया, लिबरल्स ने, डेमोक्रेट्स ने, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज ने, पीजेंट्स ने, इन सभी लोगों ने मिलके क्या किया, रेवोल्यूशन किया, रिवोल्ट किया उन्होंने। ठीक है, रिवोल्ट किया कि भाई जो सार है उसकी ऑटोक्रेसी खत्म होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाना चाहिए। ठीक है, दे वर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट इन द एम्पायर एंड बाय जेडिटिस्ट वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड देयर। भाई जेडिटिस्ट क्या होते हैं, जेडिटिस्ट होते हैं ऐसी एरियाज जहां पे मुस्लिम ज्यादा हैं। ठीक है, ऐसे एरियाज जहां पे मुस्लिम ज्यादा हैं, तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज। वो चाहते हैं कि जो मॉडर्नाइज्ड इस्लाम है वो उनकी सोसाइटी को लीड करे। ठीक है, ओके,
तो भैया उनको किस किसने सपोर्ट किया? इन लोगों को, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिवॉल्यूशन कर रहे थे उनको नेशनलिस्ट ने सपोर्ट किया, ठीक है, जो एम्पायर में जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने सपोर्ट किया, जेडिडिस ने उनको सपोर्ट किया, ठीक है। तो ऐसा भाई उन्होंने रिवॉल्यूशन किया फॉर व्हाट? उन्होंने रिवोल्ट किया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके, और नेशनलिस्ट और जेडिडिस ने उनको सपोर्ट किया, ठीक है। अब भाई क्यों हुआ था ये देखते हैं। अब रिवॉल्यूशन तो हुआ 1905 में, पर क्यों हुआ ये देखते हैं। तो 1904 में क्या हुआ था? जो एसेंशियल गुड्स थे भाई, अगर कोई कॉमन पीपल है, कॉमन लोग हैं, अगर उनकी रोटी छिनती है, उनके जो एसेंशियल चीजें हैं वो उन्हें नहीं मिल पाती हैं, तो उनका दिमाग सटक जाता है, ठीक है। दिमाग सटक जाता है, अतामाजी सटक ली, तो सबकी वो लगा देते हैं ना, ठीक है, सबकी वो ऐसी तैसी करने पे उतर आते हैं। तो जो एसेंशियल गुड्स थे उनकी प्राइस बढ़ गई थी, ठीक है, प्राइस जो है बढ़ गई थी, महंगाई आ गई थी, इनकम डिक्लाइन हो गई थी। अगर महंगाई बढ़ा रहे हो और इनकम भी बढ़ा रहे हो तो इंसान चलो ठीक है अफोर्ड तो कर पाएगा चीजें। तुमने प्राइस बढ़ा दी और हमारी जो रियल इनकम है वो कम हो गई, तो वो कैसे खरीदेगा? तो उसकी सटक गई, ठीक है। द डिसमिसल ऑफ 4 मेंबर्स, और क्या हुआ? 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया था, ठीक है, ऑफ रशियन वर्कर्स, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स एट द पुतिलोव आयरन वर्क्स। इस जगह पे क्या किया? 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया था, ठीक है, उन्हें डिसमिस कर दिया था फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। तो भैया ये भी एक पॉइंट हो गया था फॉर द कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन 1905 वाला। ओके, अब भाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए 1905 में जो लोगों ने रिवॉल्यूशन किया? किस किसने किया था? लिबरल्स ने और डेमोक्रेट्स ने, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज ने, पीजेंट्स ने, इन सब ने साथ में आके रिवॉल्यूशन किया, एक रिवोल्ट कर दिया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाना चाहिए, ठीक है। क्यों किया अभी हमने देखा, अब हम देखेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो स्ट्राइक्स होने लगी भैया, स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन एंड स्टूडेंट बॉडीज स्टेक्ड वॉकआउट्स कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। तो भाई पूरी कंट्री में स्ट्राइक्स होने लगी, यूनिवर्सिटीज बंद होने लगी, स्टूडेंट्स बाहर सड़कों पे उतर आए थे, ठीक है, कि भाई हमारी सिविल लिबर्टीज हमें वापस चाहिए। तो ये जो है कंसिक्वेंस हुए। लॉयर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, जो इंजीनियर्स थे, जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे, उन्होंने खुद के यूनियंस एस्टैब्लिश कर लिए भैया, वो भी डिमांड करने लगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, हम राजा के अंदर नहीं रहेंगे, अब मोनार्की हटनी चाहिए, ऑटोक्रेसी हटनी चाहिए। हर जगह जहां भी आप रिवॉल्यूशन देखोगे ना बेटा, नेशन स्टेट बनने में ना यही होता है कि सब लोग यही मांगते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए हमको, इक्वालिटी चाहिए हमको। दीज आर द बेसिक, कहते हैं ना बेसिक डिमांड्स जो लोग करते हैं, ठीक है। तो क्या लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स, उन्होंने खुद खुद के यूनियंस बनाने लगे भाई, ग्रुप्स बना लिए, यूनियंस बना लिए, और क्या मांगने लगे कि भाई हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होगी भाई? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी ना, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना। तो दे वर डिमांडिंग फॉर असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। अब भाई सार ने क्या किया? चलो ठीक है, जो राजा था वो सार, उसने क्या किया कि अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है, एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाया जाएगा, इलेक्ट होगा, जो इलेक्ट होके आएगा, ठीक है, जिसको वो डूमा भी बोल रहा था। ओके, उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसको हम बना देते हैं। The Tsar did not want any questioning of his authority or any reduction in his power. He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. भैया उसने यहाँ पे खेल खेला, बनाया तो, पर वो नहीं चाहता था कि उसकी अथॉरिटी पे, उसकी पावर रिड्यूस हो या उसकी अथॉरिटी पे कोई क्वेश्चन करे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो। नहीं, वो नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया? उसने वोटिंग लॉज चेंज कर दिए, उसने वोटिंग लॉ ही चेंज कर दिए, और उसने जो थर्ड डूमा था उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस भर दिया। अब कंजर्वेटिव क्या होते हैं बेटा? कंजर्वेटिव होते हैं जो पिछड़ी सोच वाले या फिर जो पुरानी सोच वाले, ठीक है, कि भाई वो मोस्टली राजा का साथ देंगे, ठीक है। और कंजर्वेटिव्स मोस्टली जो होते हैं वो रिच पीपल होते हैं, या फिर चर्च वाले, जो चर्च के लोग हो गए, चर्च के क्लर्जी हो गए, जिनका राजा के साथ उठना बैठना, भाई राजा के साथ उठना बैठना है तो उसी जैसी सोच है कि भाई उनको भी उससे फायदा मिल रहा है, तो वो क्यों
के अगेंस्ट जाएंगे, तो उन्हें उस थर्ड डूमा में कंजर्वेटिव्स बिठा दिए, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस बिठा दिए, ठीक है, ताकि उसकी जो अथॉरिटी है वो और उसकी पावर्स जो है वो कम ना हो सके, उसको कोई क्वेश्चन ना कर सके, ठीक है, ये हुआ। ओके, डूमा क्या है? तो रशियन पार्लियामेंट, ओके, इसको हम डूमा कहते हैं। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है दो यूरोपियन अलायंस के बीच में होता है, ठीक है। किस किस के बीच में होता है भैया? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ये थे सेंट्रल पावर्स, तो एक ये ग्रुप हो गया, और एक ग्रुप था फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, ठीक है, लेटर इटली एंड रोमानिया, ओके, तो ये दूसरा ग्रुप हो गया। तो इन दो के बीच में जो है ये लड़ाई हो रही थी, ठीक है। उसके बाद 1914 से 1916 में क्या हुआ? रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में रशिया की हार हो गई, रशिया की आर्मी जो है वो गंदी तरीके से हार गई, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज, अब भाई वॉर हारी है, एक और चीज, वॉर रिक्वायर्स व्हाट? वॉर रिक्वायर्स मनी, वॉर रिक्वायर्स मनी, वॉर रिक्वायर्स पैसा, ठीक है, पैसा। वॉर जो है फ्री फोकट में लड़ाई कभी नहीं लड़ी जाती है, वॉर के लिए हमेशा पैसा लगता ही लगता है, एंड दैट टू अ बिग अमाउंट, ठीक है, अच्छा खासा पैसा जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। भाई यूरोप भी लड़ रहा था, रशिया भी लड़ रहा था, ठीक है। तो वॉर की वजह से क्या हुआ? जो इंडस्ट्रीज थी, जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स थे, वो रशिया में ज्यादा तेजी से जो है डिसइंटीग्रेट होने लगी। यहाँ की जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी वो ज्यादा तेजी से खत्म होने लगी देन इन यूरोप, ठीक है। लेबर की शॉर्टेज होने लगी, भाई लेबर की शॉर्टेज होने लगी, जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी, ठीक है, वो बंद हो गई थी। अब भाई क्यों बंद हो गई थी? क्योंकि उनको चाहिए था कि जो एबल बॉडीड लोग हैं, मतलब जो लोग वॉर में अच्छे से लड़ सकते हैं, वो लड़ने आए, ठीक है। तो जो एबल बॉडीड लोग हैं, जो वॉर अच्छे से लड़ सकते हैं, उनको चाहिए थे वो लोग। तो उसकी वजह से वर्कर्स की शॉर्टेज होने लगी, लेबर्स की शॉर्टेज होने लगी, जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स थे वो बंद पड़ गए, ठीक है। अब 1916 में क्या होता है? एट ब्रेड शॉप्स, भाई ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है कि रोटी नसीब, भाई रोटी की कमी होने लगी, ठीक है। ब्रेड शॉप्स पे फ्लावर, आटा, ब्रेड की जो है कमी होने लगी, स्कैरसिटी होने लगी, ठीक है। अब भाई आता है फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। अभी हमने देखा 1916 तक ये हो रहा है, ठीक है, 1916 तक भैया ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 1917 आता है फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में क्या होता है? फेब्रुअरी है और 1917 में है, तो इसलिए फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो फेब्रुअरी 1917 में क्या हुआ? There was acute shortage of food in the workers' quarters. वर्कर के जो क्वार्टर्स थे वहां पे फूड का शॉर्टेज हो गया, ठीक है, फूड का वहां पे शॉर्टेज हो गया, कमी हो गई। उसकी वजह से भाई लोगों को खाना नहीं मिलेगा, तो लोग प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे, लोग आपकी क्रांति कर ही देंगे, ठीक है। तो भाई प्रोटेस्ट होने लगे। क्या हुआ? वॉर चल रहा है, ठीक है, पैसा तो लग रहा है, पैसा वहां जा ही रहा है, इंडस्ट्रीज टूट रही हैं, डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, लेबर्स की शॉर्टेज हो रही है, शॉप्स बंद हो रही हैं, ब्रेड और फ्लावर की स्कार्सिटी आ रही है। 1917 फरवरी में वर्कर्स की जो क्वार्टर्स हैं वहां पे क्या हुआ? वहां पे एक्यूट शॉर्टेज हो गई फूड की, उसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, ठीक है। सोल्जर्स ऑल्सो ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ठीक है, सोल्जर्स ने भी क्या किया भैया? वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया, इन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सेंसिंग ट्रबल द सार एब्डिकेटेड एंड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। अब एक बात बताओ, वॉर लड़ रहे और सोल्जर्स ने यहीं पे इनको ज्वाइन कर लिया, तो भाई सार को पता चला कि हाथ से ना चीजें निकल रही हैं, ठीक है, वो भाई घबरा गया कि अब हाथ से चीजें निकल रही, तो उसने छोड़ दिया। एब्डिकेट मतलब अपना जो उसने राजपाट है ना वो काइंड ऑफ छोड़ दिया, ठीक है, उसने छोड़ दिया सब कुछ, और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म
की गई। Thus the monarch was brought down in the February Revolution of 1917. तो भैया कौन से रेवोल्यूशन में जो मोनार्क है उसको नीचे लाया गया, उसको उसकी गद्दी से हटाया गया, तो दैट वाज फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, ठीक है, रशिया में। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ 1917 में एक जो मोनार्क था उसको क्या, उसके राज शासन से हटाया गया, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट, अब भाई पेट्रोग्राड में भी फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो 1917 फरवरी में फूड शॉर्टेज वाज डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर, ठीक है। तो भाई हमने देखा कि वर्कर क्वार्टर में जो फूड की शॉर्टेज है वो तो हो ही रही है। सार वांटेड टू डिसॉल्व द डूमा बट द रिवॉल्यूशनरी अपोज दिस। सार चाहता था कि जो डूमा जो पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व हो जाए, पर रिवॉल्यूशनरीज ने इसको अपोज किया कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, ठीक है। 22 फरवरी 1917 को एक लॉकआउट हुआ, ठीक है, एक फैक्ट्री में एक लॉकआउट हुआ भाई, विच वॉज फॉलोड बाय अ वर्कर स्ट्राइक इन 50 फैक्ट्रीज, ठीक है। एक फैक्ट्री में लॉकआउट किया गया और उसके बाद वर्कर्स नहीं थमे, उन्होंने 50 फैक्ट्रीज में स्ट्राइक कर दी। क्या कर दी? स्ट्राइक कर दी। वुमेन लेड द स्ट्राइक्स, विमेन्स भी स्ट्राइक्स पे उतर आई, उन्होंने भी हड़ताल कर दी, ठीक है। एंड इस विमेन ने भी इस टाइम पे जो है हड़ताल की, स्ट्राइक्स की, उन्होंने लीड की उन स्ट्राइक्स को। विमेन जो है आगे बढ़ चढ़ के आई, उन्होंने उन स्ट्राइक्स को लीड किया और इसलिए इस दिन को हम कहते हैं इंटरनेशनल विमेन्स डे, ठीक है। ओके, 25 फरवरी 1917 को क्या हुआ? द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। गवर्नमेंट ने ड्यूमा सस्पेंड कर दिया, जो पार्लियामेंट बनाया था उन्होंने भैया वो सस्पेंड कर दिया। स्ट्राइकिंग वर्कर्स एंड सोल्जर गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग वेयर डूमा मेट। जहां पे डूमा, जहां पे पार्लियामेंट्री मीटिंग होती थी भाई, वहीं पे उसी जगह पे जो वर्कर्स थे जो स्ट्राइक कर रहे थे वो और सोल्जर सब गैदर हो गए, एक काउंसिल बना ली उन्होंने और वहीं पे वो मिले जहां पे ड्यूमा मिलता था, ठीक है। दिस वॉज द पेट्रोग्राड सोवियत, इसको हम कहते हैं पेट्रोग्राड सोवियत, ठीक है। तो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उसने ड्यूमा को हटा दिया था। ड्यूमा क्या कर दिया था? सस्पेंड कर दिया था। तो जो स्ट्राइकिंग, जो वर्कर स्ट्राइक कर रहे थे, जो सोल्जर स्ट्राइक कर रहे थे, वो सब मिले और उन्होंने एक यूनियन फॉर्म किया। वो कहाँ मिले? जहां पे ड्यूमा, जहां पे पार्लियामेंट्री मिलता था, वहां पे वो मिले और इसको हम कहते हैं पेट्रोग्राड सोवियत, ठीक है। 2 मार्च 1917 को सार एब्डिकेटेड ऑन द एडवाइस ऑफ मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है। तो सार ने क्या किया? अपना जो राजपाट है वो छोड़ दिया मिलिट्री कमांडर्स की एडवाइस पे कि भाई आप छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा। और उसको भी भाई डर लगा कि भाई लोग बाग अब उतर आए हैं, सोल्जर्स भी जो हैं अब उतर आए हैं, ठीक है। द सोवियत लीडर्स एंड द ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर रनिंग द कंट्री। वही चीज बता रही हूं मैं, इसके पहले मैंने शॉर्ट में बताया था, तो अब इसी चीज को एलैबोरेट पे बता रही हूँ, ठीक है। द सोवियत लीडर्स, वो लीडर्स और जो डूमा के लीडर्स थे, ये जो लीडर्स थे ना सोवियत के, जो अभी बना पेट्रोग्राड सोवियत, तो ये लीडर्स, डूमा के जो लीडर्स थे, उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई कि वो कंट्री को चला सके। भाई अब कंट्री को चलाने के लिए कोई तो चाहिए, राजा नहीं है, अब राजा ने तो छोड़ दिया, राजा को हटा दिया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब उनको कुछ तो चाहिए, तो इन लोगों ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की ताकि कंट्री को रन किया जा सके, चलाया जा सके। A constituent assembly was elected on the basis of universal, एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो एडल्ट सफरेज, जो मतलब वोटिंग राइट होती है, उसके आधार पर वोटिंग करके उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया रशिया में, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया गया वोटिंग करा के। ओके, अब भाई हम बात करेंगे अप्रैल थीसिस के बारे में, ठीक है। तो अप्रैल थीसिस भैया, तो अप्रैल में ही कुछ हुआ होगा। तो अप्रैल 1917 में क्या हुआ? बोल्शेविक लीडर, अभी हमने बात की थी, कौन? व्लादिमीर लेनिन। तो इन्होंने क्या बोला? रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल। या जेल में थे वो, तो वो रशिया वापस आए और उन्होंने 3 डिमांड रखी अपनी, 3 डिमांड रखी और उन 3 डिमांड्स को हम कहते हैं लेनिन्स अप्रैल थीसिस, ठीक है। तो भैया याद रखना है कि अप्रैल थीसिस क्या है। तो व्लादिमीर लेनिन जो है, जब जेल से भैया वापस आए थे, कब?
अप्रैल 1917 में। तो उन्होंने 3 डिमांड रखी थी, उन 3 डिमांड्स को हम कहते हैं लेनिन्स अप्रैल थीसिस। ठीक है, वो 3 डिमांड्स क्या थी? तो भाई वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है भाई, वर्ल्ड वॉर चलता है, वॉर इज नेवर गुड, इट विल नेवर बी, कभी वॉर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कॉमन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ज्यादा हार्डशिप्स हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसको बंद करो, इट शुड बी ब्रॉट टू अ क्लोज, उसको बंद किया जाना चाहिए। लैंड मस्ट बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, जो लैंड है उसको पीजेंट्स को देना चाहिए। बैंक्स मस्ट बी नेशनलाइज्ड, और बैंक्स को नेशनलाइज किया जाना चाहिए। ये उन्होंने 3 डिमांड्स रखी। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर। अभी हमने फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन देखा था, अब हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन बात करेंगे, अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917। ठीक है, एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक लेनिन एम्फसाइज द अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बन गई थी, बोल्शेविक अपने भी डिमांड्स रख रहा था, तो क्या एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इन दोनों के बीच में, एक कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहा था इन दोनों के बीच में, गवर्नमेंट भी राइज हो रही है, साथ में लोगों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। द अपराइजिंग बिगैन ऑन 24 अक्टूबर। ठीक है, और ये जो स्टार्ट हुआ ये हुआ भैया 24 अक्टूबर से इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है स्टार्ट हुआ। बाय द नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर बोल्शेविक्स कंट्रोल, और धीरे धीरे करके जो सिटी थी वो इसके कंट्रोल में आ गई, बोल्शेविक्स के कंट्रोल में आ गई। एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड, मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया और बोल्शेविक के कंट्रोल में जो है आ गई सिटी। अपराइजिंग्स टुक प्लेस इन अदर सिटीज एज वेल, ऐसे ही लोगों ने दूसरी सिटीज में भी आवाजें उठाई। ठीक है, दिस रिवॉल्यूशन, और ये पूरे रिवॉल्यूशन का जो अक्टूबर में होता है इसको हम कहते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो एक जगह पे गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, फिर आ गया बोल्शेविक अपने एक्साइल से, बोल्शेविक ने अपने अप्रैल थीसिस रखे, उसने अपनी डिमांड्स रखी, मैच नहीं हो रहे थे, जब मैच नहीं होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ अक्टूबर में। ठीक है, इसने अपनी आवाज उठाई, बोल्शेविक ने अपनी आवाज उठाई, अपराइजिंग्स उठाई, लोगों ने उसको सपोर्ट दिया। ठीक है, और धीरे धीरे करके जो सिटी है वो बोल्शेविक के कंट्रोल में आ गई, ऐसी ही आवाजें दूसरी सिटीज में उठाई गई। ओके, तो ये हो गया, ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो पूरा रिवॉल्यूशन हो रहा था, ये होता अक्टूबर में, इसको हम कहते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 क्या क्या होता है देखते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी इरेडिकेट कर दी गई थी भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला सिस्टम ही खत्म। ठीक है, मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज, इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था कि वो नेशन की है। ओके, लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड को एक सोशल प्रॉपर्टी बना दी गई कि वो सोसाइटी का है, ऑफ नोबिलिटी, और जो नोबिलिटी का था ना वो उसके लैंड को सीज कर दिया। मतलब जो नोबल्स के पास बहुत लैंड होता था, हमने देखा कि जो रिच लोग हैं उनके पास ज्यादा लैंड, जो क्राउन वाले, जो क्राउन है ना, उनके पास ज्यादा लैंड हुआ करता था, ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी, तो उनके लैंड को सीज किया गया और उसको सोसाइटी को दे दिया गया कि ये सोशल लैंड है, ये सोसाइटी के लिए है। ठीक है, सोशल प्रॉपर्टी है। सेंसरशिप इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वाज इम्पोज्ड, भाई सेंसरशिप लगा दी गई थी। ठीक है, बैन ऑन यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स, जो एरिस्टोक्रेसी के जो पुराने टाइटल्स दिए जाते थे उनको बैन कर दिया। और रशिया एक पार्टी स्टेट बन गया था, रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। क्या बन गया था? वन पार्टी, सिर्फ एक पार्टी चलेगी। और जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी ये ही was the only party। ठीक है, तो दिस was the one and only party, और रशिया बन गया था क्या? वन पार्टी स्टेट। ठीक है, रशिया साइंड पीस पैक्ट विथ जर्मनी, भाई उन्होंने जर्मनी के साथ एक पीस पैक्ट साइन कर लिया। बिगिनिंग ऑफ सिविल वॉर, अब भैया ऐसे जो है सिविल वॉर आ गया रशिया में। ठीक है, सिविल वॉर क्या होता है? आपस में लड़ाई, आपस में लड़ाई। ओके, जब देश के अंदर ही लड़ाइयां हो रही हैं उसको हम कहते हैं सिविल वॉर। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, रिवॉल्यूशन के बाद पूरा रशिया जो है 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। मैंने अभी बताया ना कि आपस में लड़ाई हो रही थी, तो आपस में कौन लड़ रहे थे? ये ग्रुप्स लड़ रहे थे। 3 ग्रुप में पूरा रशिया डिवाइड हो गया था।
एक था बॉल्शेविक जिनको हम कहते थे द रेड्स, ठीक है। दूसरे थे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज जिनको हम कहते थे द ग्रीन्स, और तीसरे थे द सारिस्ट जिनको हम कहते थे व्हाइट्स, ठीक है। तो रेड्स, ग्रीन्स एंड व्हाइट्स। अब इन तीनों ग्रुप्स के बीच में सिविल वॉर लड़ गया, ठीक है, सिविल वॉर हो गया। जो ग्रीन्स और व्हाइट्स थे, मतलब जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे और जो सारिस्ट थे, उनको सपोर्ट मिल रहा था फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन और जापान से, ठीक है। इनको जो ये कंट्रीज है सपोर्ट दे रही थी। और सिविल वॉर के टाइम पे सबसे ज्यादा क्या हो रहा था, लूटिंग, बैंडिट्री, फेमाइन, ये सब प्रॉब्लम्स जो है इस टाइम पे बहुत कॉमन हो गई थी। लूट पाट होना, फेमाइन आ जाना, ये कॉमन हो गया था सिविल वॉर में। आपस में ही तुम्हारी क्या नहीं है, आपस में ही एकता नहीं है तो कोई क्या होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, ठीक है। अब भाई हम बात करेंगे कलेक्टिवाइजेशन के बारे में। तो कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है? स्टेलिन स्टार्टेड द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन रशिया। स्टेलिन ने एक कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था रशिया में। इसके अंडर जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया जाता था, ठीक है। जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो कलेक्टिव फार्म्स में काम करें, कल्टीवेट करें, कलेक्टिव होके वो करें काम, ठीक है। उसको हम कहते हैं कलेक्टिवाइजेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या ग्लोबली इन्फ्लुएंस रहा है रशियन रिवॉल्यूशन का, ठीक है। क्या ग्लोबली इन्फ्लुएंस रहा है? तो ये जो स्टेट ऑफ वर्कर्स का जो आइडिया था, इसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, बहुत सारे लोग इस आइडिया से इंस्पायर हुए। कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलती है बहुत कंट्रीज में, कम्युनिस्ट पार्टीज बनी। बहुत सारे नॉन रशियंस जो थे, मैनी नॉन रशियंस पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट। इन कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सारे जो नॉन रशियंस थे वो पार्टिसिपेट करते थे। एंड द बोल्शेविक फाउंडेड द कॉमिंटर्न एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने यूनियंस बना दिए थे। तो इसमें बहुत सारे जो नॉन रशियंस थे वो भी आके इसको क्या करते थे, यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाते थे। दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है, इन रशिया। अब अगर हम देखें तो दूर से देखने को तो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, कि भाई दूर से देख रहे हैं तो अच्छी दिख रही हैं चीजें, बट अगर हम क्लोजली जाके देखें तो लूप होल्स थे। तो रशिया में इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर डेवलप हो रहे थे। पुअर को खाना खिलाया जा रहा था, पुअर वर फेड, उनको उनकी भरपूर भैया उनको दिया जा रहा था। इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजंस, बट किस कीमत पे ये सब हो रहा था? इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, पुअर्स का पेट भरा जा रहा, फेड हो रहा, बट उनको क्या, उनको एसेंशियल फ्रीडम नहीं दे रहे थे। वो सिटीजन्स को उनका एसेंशियल जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम है वो नहीं मिल रहा था। एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वर बीइंग कैरिड आउट थ्रू रिप्रेसिव मेजर्स। और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए जा रहे थे ना, वो सही तरीके से नहीं हो रहे थे। वो उनको लोगों को दबा के वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है कराए जा रहे थे। तो अगर हम देखें तो जो रेप्यूटेशन थी रशिया की, जो रेप्यूटेशन थी यूएसएसआर की, वो डिक्लाइन हो गई थी। एज अ सोशलिस्ट उसकी रेप्यूटेशन डिक्लाइन हो गई थी, ठीक है। सो दिस वाज द होल चैप्टर, ओके। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। तो इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे ऐप स्कोर प्लस से उन नोट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। बाय बाय बच्चों।